से उपजा हुआ एक आंदोलन है। शुरुआती दिनों में जब औद्योगिक क्रांति का दौर इंग्लैंड में चरम पे था, तब वहाँ पे जब जूट और कॉटन के कपड़े बनते थे तो उनके लिए रंगों की आवश्यकता होती थी और जिस आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए ऐसी जमीन का जो होना होता था जहाँ की उर्वरक शक्ति ज्यादा हो, तो बिहार और बंगाल ये दो जगह थे जहाँ की उर्वरक शक्ति ज्यादा थी, जहाँ पे नील की खेती की जा सकती थी। लेकिन नील की खेती करने का एडवांटेज भी था तो कुछ डिसएडवांटेज भी था। मतलब कि ऐसा समझ लो आप कि मेरे गांव में भी एक खेत है, नील का खेत है, जहाँ पे कभी एक जमाने में नील की खेती हुआ करती थी। अब उसको नील वाला खेत बोलते हैं लोग। अब गांव भर की भाषाएं थोड़ी सी अलग होती है, तो वहाँ उसको लील वाला खेत लोग बोलते थे। आगे जब पढ़ाई की 10वीं 9वीं पहुंचे तो पता लगा कि इसका नाम नील वाला खेत है, क्योंकि यहाँ पे नील की खेती होती थी। और नील की खेती होने से आज वो नतीजा है कि आज भी उस खेत में सही से आपका प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। तो अंग्रेजों ने किसानों को जबरदस्ती मजबूर किया कि आप नील की खेती करो। तो पहले नील की खेती आपका बंगाल में हुआ करता था, उसके बाद वो खेती आपके बिहार तक भी पहुंच गया और बिहार में होने लगा। उसके लिए एक पद्धति बनाई गई थी, उसका नाम था 3 कठिया पद्धति, जिसके अनुसार आपको 1 बीघा जमीन में से 3 कट्ठा में नील की खेती करनी ही पड़ती थी किसानों को। लेकिन नील से ना तो फायदा मिलता था किसानों को और ना और उनके खेत का नुकसान अलग से होता था। इसके विरोध में चंपारण, जो बिहार के आज के डेट में मोतिहारी जिला पड़ता है, मोतिहारी और दूसरा जिला आपका पड़ता है, एक आपका मोतिहारी है और एक आपका बेतिया और मोतिहारी को एक को बोलते हैं पूर्वी चंपारण और एक को बोलते हैं पश्चिमी चंपारण। ये जो इलाका था वो बिहार के पश्चिम में है, मतलब वेस्टर्न पार्ट में पड़ता है, उत्तर प्रदेश से कनेक्टेड और नेपाल से कनेक्टेड इलाका है, जहाँ पे नील की खेती का बहुत ज्यादा वर्चस्व था। वहीं पे वहाँ के किसान हुआ करते थे, किसान कहिए या जमींदार कहिए, उनका नाम था राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला ने बहुत आवाज उठाया अंग्रेजों के विरुद्ध कि हम नील की खेती नहीं करना चाहते हैं और नहीं करेंगे। अंग्रेजों ने बहुत शोषित भी किया और उन्हें बहुत मारा पीटा भी और तरह तरह की यातनाएं दी। इससे तंग होकर के, परेशान होकर के उस टाइम के बहुत बड़े लीडर क्या कहते हैं, बाल गंगाधर तिलक से मिलने के लिए लखनऊ में कांग्रेस के अधिवेशन में जब राजकुमार शुक्ल पहुंचे तो वहां उन्हें कहा गया कि आप महात्मा गांधी से मिलिए, जो अभी अभी भारत आए हैं और भारत में आकर के वो क्या कर रहे हैं, अंग्रेजों के विरुद्ध में सत्याग्रह के माध्यम से आवाज उठा रहे हैं। वहां से महात्मा गांधी को राजी किया गया और उनको लेकर के 10 अप्रैल को कलकत्ता से पटना आया गया और उनको लेकर सबसे पहले, अगर चंपारण आने से पहले उनको मुजफ्फरपुर लाया गया। मुजफ्फरपुर बिहार में आपका चंपारण से जस्ट बगल वाला डिस्ट्रिक्ट है और कह सकते हैं चंपारण का जिला मुख्यालय भी मुजफ्फरपुर ही होता है, जो तिरहुत कमिश्नरी में आता है। वही तिरहुत कमिश्नरी में मुजफ्फरपुर का एक बहुत ही सुप्रसिद्ध और कह सकते हैं कि 150 साल से ऊपर का पुराना, सैकड़ों वर्ष पुराना एक कॉलेज है, नाम है एलएस कॉलेज। उसी एलएस कॉलेज का नाम इसलिए कह रहे हैं कि एलएस कॉलेज के जो मान्यता है और ख्याति है बहुत ही विश्वविख्यात है। जैसे कि राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की बात करेंगे तो दिनकर भी एलएस कॉलेज के प्रोफेसर रह चुके हैं और भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वो भी एलएस कॉलेज में पढ़ा चुके हैं। यहाँ तक कि आपका एलएस कॉलेज का इतिहास इतना है कि उस टाइम के कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर जेबी कृपलानी भी आपके एलएस कॉलेज के ही शिक्षक हुआ करते थे और कुलपति थे वहाँ के बिहार विश्वविद्यालय के। वहां पे जब वहां पहुंचते हैं तो वहीं पे गांधी जी ने सबसे पहली बार स्नान किया था। उसका कुआं आज भी है जिस कुएं पर उन्होंने स्नान किया था। वहां से जेबी कृपलानी से मुलाकात होती गांधी जी की। गांधी जी वहां से पहुंचते हैं चंपारण अगले दिन और वहां जाकर के उन्होंने सत्याग्रह और शांतिपूर्वक माध्यम से अंग्रेजों के इस काले कानून का विरोध किया और उन्होंने अपनी आवाज को बुलंद की। यहीं से गांधी को जो असली योग्यता कहते हैं ना उसको, वो गांधी को बिहार में जाकर के चंपारण में मिला मौका कि अपनी योग्यता को निखार सके। बिहार की भूमि राजनीतिक भूमि पृष्ठभूमि बरसों से रहा है। जब विश्व ने कभी किसी चीज को जाना नहीं था तब बिहार राजनीति के शिखर पे हुआ करता था। तो मगध की बात कर लो, जब मगध का टाइम हो, जब चंद्रगुप्त थे, चाणक्य थे, अशोका द ग्रेट, ये सब वॉरियर्स, ये सब राजा
जिनका विश्व का सबसे पहला लोकतंत्र भारत में आता है, वो भी भारत के बिहार से ही आता है, वैशाली से। तो विश्व को लोकतंत्र का पाठ भी अगर किसी ने पढ़ाया तो बिहार ने ही पढ़ाया। और भारतीय आजादी का जो प्रमुख आंदोलन था, इसकी भी पृष्ठभूमि बिहार से ही होते हैं। तभी कहा गया है कि एक बिहारी 100 पे भारी, क्योंकि बिहार की पृष्ठभूमि ऐसी रही है जहां पे राजनीति करना वहां के रग रग में होता है, वहां पे परिपक्व राजनीतिज्ञ होते हैं। चाहे वहां के किसी बड़े लीडर का आप देख लीजिए कि वहां से, चाहे वो जेपी का मूवमेंट हो, जब इमरजेंसी के टाइम का मूवमेंट था, जब देश की परिस्थितियां, लोकतंत्र सचमुच में जब खतरे में था, तब भी बिहार के ही विद्यार्थियों ने ही आवाज उठाई थी। यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह करने के बाद जब ये मूवमेंट पूरे भारतवर्ष में फैला, तो उसके अगले ही साल 1918 में गांधी जी पहुंच गए अहमदाबाद, और वहां पर जाकर उन्होंने मजदूरों के साथ आंदोलन किया था। उनकी पीड़ा देख करके, उनके दर्द को देख कर, जो अंग्रेज उनसे काम करवाते थे और बदले में उन्हें अच्छी खासी सैलरी, पैसा भी नहीं देते थे। फिर उसके बाद वहां पर उन्होंने भूख हड़ताल भी किया। फिर वहां से गांधी जी खेरा पहुंच जाते हैं, और खेरा पहुंच के भी वहां वो आंदोलन करते हैं अंग्रेजों के विरुद्ध में। और इन्हीं सब आंदोलन के बाद कह सकते हैं कि 1920 का जो आपका असहयोग आंदोलन है, जिसको बोलते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, NCM, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की नींव जो है चंपारण आंदोलन को अगर कहा जाए तो कोई खराब नहीं होगा। धन्यवाद, जय हिंद।